हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि गणेश विसर्जन के बाद दोबारा से पढ़ाई में लग गए होंगे। मेरा नाम राहुल है। शिक्षा के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम 10th में केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और उसके कंपाउंड, उसकी चर्चा कर रहे थे। यदि अब तक आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए। सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं, कोई दूसरे सब्जेक्ट कुछ अदर पार्ट्स यदि आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। इत्मीनान से पहले देख लीजिए। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ किसकी। देखिए, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम IUPAC नेम को लेकर बात करना शुरू कर दिए। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट है ना, सफिक्स क्या होते हैं, इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। हालांकि मैंने जब आपको पिछला वीडियो बनाकर दिया था तो एक फॉर्मेट मैंने सेट कर दिया था। यदि आपने वो पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि बीच में आता है रूट वर्ड, फिर उसके पहले होते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और उसके पीछे यानी कि रूट वर्ड के जो पीछे होते हैं वो होते हैं सफिक्स, उसमें भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या क्या हो सकता है, रूट वर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए, ये थोड़ी सी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि रूट वर्ड पेरेंट नेम या फिर इसी को हम बोल सकते हैं क्या, वर्ड रूट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये चीज याद रखिए, जब भी आप किसी भी केमिकल कार्बन कंपाउंड का या सिंपली कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण करने जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस पूरे स्ट्रक्चर में, उस पूरे नामकरण में होती है रूट वर्ड, जो कि होता है उसका पेरेंट नेम। अब पेरेंट नेम क्यों बोलना रहा हूं, सुनो ध्यान से समझो। जब भी आप किसी भी कार्बन कंपाउंड को देखोगे, पहले तो दोस्तों एक चीज याद रखना शुरू कर दो, अभी से स्मार्ट बन जाओ। यार, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि चेन बन रही है तो बनती ही जा रही है। और ये चीज तो तुम जानते हो कि कार्बन जो है सबसे दोस्ती कर सकता है, फिर वो चाहे हाइड्रोजन हो या कोई और हो। अब इस दोस्ती के चक्कर में क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा होता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री में थोड़ी सी चीजें आसान बनाने के लिए क्या किया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाने के नए नए तरीके बना दिए। जैसे कि मान लो मुझे इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो अब आपको ये चीज बाय डिफॉल्ट समझ के रखनी है कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया नहीं तो है नहीं, ना 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 ना। केमिस्ट्री में कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाकर आपके सामने इस तरीके से दे देंगे, ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने आपको बना के नहीं दिए हैं। ये चीज आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर। नाम में क्या रखा है, आप तो काम पे ध्यान दो, ऑल्दो आपको पता भी होना चाहिए कि बोलते क्या। नाउ द पॉइंट इज कि जब आप पेरेंट नाम या रूट नाम डिसाइड करने जाओगे तो कैसे डिसाइड करना है, तो इसका सिंपल तरीका है, आपने देखना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, बाई चांस जैसे आपके सामने ये मैंने एक कार्बन चेन बना दी, आपको ये देखना है कि इस कार्बन चेन में कितने कार्बन आपके सामने नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ कितना नजर आ रहा है, 4। इसका मतलब मेरा जो रूट वर्ड होगा वो 4 कार्बन के बेसिस पर होगा। अब उसका नाम क्या होगा, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, बट आगे फिर से बताऊंगा कि यदि हमारे पास 4 कार्बन है तो क्या हमें नाम रखना है। अच्छा, वहीं यदि मेरे पास 5 कार्बन होते तब क्या नाम रखना है, 6 क्या कार्बन है तब क्या नाम रख सकते हैं, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी है। और ये जो सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे यही हमारे पेरेंट नाम की बात करना शुरू करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप कार्बन चेन को डिसाइड करते हो दोस्त, तो कभी कभी आपकी जो कार्बन चेन है वो अलग तरीके से भी डेवलप होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये कार्बन चेन बना के दी, अब हमें क्या लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। हमेशा याद रखिए कंटिन्यूअस कार्बन चेन को आपको तलाशना है। यदि आप इस कार्बन चेन को ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाली चेन ले लो, है ना। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि गुरु एक काम करो, आप तो इसको लो, इसको यू येलो वाला ये। यदि मैं व्हाइट वाली लेता हूं तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5। यदि मैं येलो लेता हूं 1 2 3 4 5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कोई भी ले सकते हो। आपको तो इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा कार्बन कब आएंगे, दैट्स इट। लेकिन यदि मैं इसी कार्बन चेन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, लीजिए 1 2 3 4 5 6, और यहां मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6, ये हो जाए मान लीजिए 7, और यहां अपन ने बना दिया कितना, ये हो गया एक बीच में कार्बन। अब यदि कोई चाहे
कि भाई मैं इतने कार्बन की एक चेन बनाना शुरू कर दूं, तो ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बोला गया है कि आपको कंटिन्यूअस चेन लेनी है। पहली बात तो ये कंटिन्यूअस चेन तो ठीक है, साथ में चाहिए भैया आपको लॉन्गेस्ट ना। यदि मैं ये वाले कार्बन वाली चेन को लेता हूं तो भाई मेरे पास केवल 1 2 3 4 5 ही कार्बन आएंगे, जबकि यदि मैं ये लेता, मान लीजिए मैं व्हाइट कलर से इसको ले लेता, लो ये वाली, तो इसमें तो मेरे पास 1 2 3 4 5 7 है ना, 7 आ गए ना। तो 7 ज्यादा बड़ा हुआ या फिर ये 5 ज्यादा बड़ा हुआ? 7 ना। हमें भी यही करना है, आपको सबसे लंबी चेन जहां से बन रहे हैं उसको पकड़ लो और उसी के आधार पर आप क्या डिसाइड करोगे, अपना पेरेंट नेम या फिर रूट नेम। क्लियर? अच्छा, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, कुछ हमारे मित्रगण उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि ये पूछते हैं कि भाई हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने चेन बनाते वक्त ऐसा क्यों नहीं किया। ये लो, सबको एक साथ ले लो। ये काम नहीं कर सकते क्योंकि एक वर्ड यूज कर रहे हो आप, कंटिन्यूअस। दोस्त यदि मैं ऐसे जाऊंगा फिर नीचे आऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा तो मेरी कंटिन्यूटी तो गड़बड़ हो गई ना। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सलंग जाओ आप, पर ये तो गड़बड़ हो गया, तो ये काम नहीं करते। ठीक है? अच्छा, हमेशा याद क्या रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको कार्बन चाहिए। कुछ और भी इसमें कंफ्यूजन होता है, हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कभी कभी सिचुएशंस क्या हो जाती है दोस्तों, मैं आपको रूल नंबर 1 की बात जब करूंगा तब तो फिर भी बताऊंगा। जब आप चेन को डिसाइड करते हो तो कई दफा क्या होता है, कई दफा ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मान लीजिए ये इस तरीके से एक कार्बन चेन बनी है। अब मान लो ये है, ठीक है, इस तरीके से अपन ने बना लिया। कुछ हमारे विद्यार्थीगण और हमारे साथीगण क्या बोलेंगे कि सर चेन बनाते हैं 1 2 3 4 5, यदि मैं सीधी चेन लूं तो 5 आएंगे, ठीक। लेकिन अब यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाली जो चेन है ये ली जा सकती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, हाँ या ना? और 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहां तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई मेरी वाली जो 6 वाली चेन है इसमें लेने का फायदा है, क्योंकि वहां ज्यादा कार्बन फंस रहे हैं। जो मैं आपको कंडीशन समझाना चाहता हूं वो ये है कि कई बारी क्या होता है, बाई चांस यदि मैं इसी में एक और ऐड कर देता, अब कितने होते हैं, यदि मैं सीधा लेता, ये हो गया, अपन ने सीधा वाला भी ले लो, चलो येलो वाला, 1 2 3 4 5 6 सीधे में भी 6 और 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6। तो यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जब मैं नॉर्मली चेन देख रहा हूं तब भी 6 दिख रहा है, यदि मैं घूम के जा रहा हूं या फिर अलग से कोई चेन बना रहा हूं तब भी 6 दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वो लॉन्ग चेन देखनी होती है या यूज करनी होती है जहां से आपको ब्रांचेस ज्यादा नजर आए। अब ब्रांचेस क्या होती है फटाफट से देख लीजिए। जब भी आप किसी भी नॉर्मल चेन को देखते हैं, इस नॉर्मल चेन के साथ जो भी कार्बन अटैच होते हैं साइड में, इन्हें हम ब्रांच बोल देते हैं या फिर इसी को हम बोल देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हम भी करेंगे कि भैया सब्स्टिट्यूएंट की बात हम पूछ सकते हैं डायरेक्ट। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा चेन है ना, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें पूछेंगे कि जो आपके सामने 4 चेन है इसमें से कौन से में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है या सब्स्टिट्यूएंट है, वो आपसे पूछ लेंगे। तो नॉर्मल चेन के साइड में जो भी लगे होते हैं ब्रांच होता है या उसी को हम इनडायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि यार ये वाली 6 पकड़ूं या ये वाली 6 पकड़ूं, तो आप ये देखो कि ब्रांचेस मुझे कहां से ज्यादा नजर आ रही। इसकी बात हम आगे भी करेंगे जब मैं आपको रूल्स की बात बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि यदि हमें कार्बन चेन को डिसाइड करना है तो आपको लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन पकड़नी है, और जब आप लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन पकड़ लेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा कि भैया उस कार्बन चेन में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो जिस तरीके से आपके कार्बन के नंबर डिसाइड होंगे उसी तरीके से आप डिसाइड करेंगे रूट वर्ड। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास 1 कार्बन एटम है तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मैथ। आपने नाम सुना मीथेन, उसके आगे मीथेन जब हम बोलते हैं तो भाई साहब मीथ वर्ड कहीं से तो आया, यहां से आया है दोस्त। ठीक है, कलर चेंज करते हैं दोस्त। ये जब 2 कार्बन एटम्स होंगे तो आप एथ वर्ड यूज करेंगे। 3 प्रॉप, 4 ब्यूट। आपने 4 कार्बन के स्ट्रक्चर में आपने नोटिस किया होगा, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखते, ब्यूटेन यूज करते थे। 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है डेक। वैसे तो आपके एग्जाम में सिर्फ इतने ही काम आने वाले हैं, अप टू द 10th लेवल तक की बात करूं। ऑल्दो जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो और भी यूज होते हैं, बट आपकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने के लिए मैंने आपके सामने 20 तक की लिस्टिंग कर दी है। कहने के लिए तो भाई साहब ये 100 तक भी जा सकता है, 10 तक जा सकता है, बट आपको याद केवल 10 तक रखकर भी आपका जो सीन है वो चल जाएगा, है ना। आपका एग्जाम 10 से हो जाएगा। बट यदि आप एक्स्ट्रा कुछ याद रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कर लीजिए।
सो दिस इज अबाउट क्या, पेरेंट नेम, रूट नेम। समझ रहे हो दोस्त? याद रखना रूट नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि रूट नेम ही डिसाइड नहीं कर पाओगे तो फिर हो गया तुम्हारा कार्बन चेन का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। अब भैया ये क्या होता है? याद रखिए वो स्ट्रक्चर, वो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था, रूट वर्ड के सबसे पहले कौन, रूट वर्ड के जस्ट आगे होता है दोस्त प्राइमरी प्रीफिक्स। शुरू करने से पहले ही बता देता हूं 10th में प्राइमरी प्रीफिक्स की कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि आपको 10th के बाद और भी तो पढ़ना है, केवल 10th तक तो नहीं रहना है। जब आप 10th के आगे जाओगे और ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी जो कार्बन की चेन है या तो ये ओपन रहे या तो ये क्लोज रहे। ये क्या बोल दिया दोस्तों? अब ये स्ट्रक्चर भी जान लो। अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर समझाया था ना, वो कौन सा स्ट्रक्चर था? वो कार्बन का ये वाला स्ट्रक्चर था। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था दोस्त स्केलेटन स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे साइंटिस्ट और बड़े वाले निकले, उन्होंने क्या किया, और चीजें आसान बनाना शुरू कर दी। कैसे आसान बना दी? उन्होंने सिर्फ डंडे बनाना शुरू कर दिए। अब ये डंडे होते हैं जो, ये दरअसल क्या होते हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, इन पर कार्बन बैठे होते हैं। क्या बैठे होते हैं दोस्त? कार्बन, और हाइड्रोजन तो है ही। और चीजों को आसान बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या सिंपली बॉन्ड स्ट्रक्चर। पर चाहे आप इसको ले लें, चाहे आप स्केलेटन स्ट्रक्चर को ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो भी चेन हमें नजर आ रही है, या तो हो सकता है वो चेन ओपन हो या हो सकता है वो क्लोज हो। अब ओपन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट, क्या फर्स्ट और लास्ट जो टर्मिनल है वो मिल रहे हैं? क्या फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल आपस में मिल रहे हैं? यदि नहीं मिल रहे, इसका मतलब आपकी चेन जो है वो ओपन है। लेकिन यदि मैं आपके सामने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दूं, जैसे कि आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ये अपने आप में कैसा स्ट्रक्चर हो गया? क्लोज, क्योंकि इसके जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो यदि आप अपनी चेन को ओपन पाते हो तब तो आपको प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई काम नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि आपकी जो चेन है वो क्लोज चेन निकल के आती है, कौन सी चेन आती है दोस्त? क्लोज चेन बनती है, तब आपको इन प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज करना होता है। ऑल्दो हमारे लिए अभी क्लास 10th में इसका इस्तेमाल नहीं है, बट जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये शब्द मिलेंगे, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो, नॉर, ये यूज होते हैं एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। सबसे ज्यादा आप साइक्लो का नाम सुनोगे। साइक्लो का मतलब ही क्या है कि आपने एक साइकिल में यानी कि लूप में चेन को बना दिया, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि अभी राम राम जय श्री राम, सायोनारा कर दो, इसको नहीं पढ़ना अभी। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। अब दोस्त ये क्या होता है? सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसके पहले इसके बारे में नहीं जाना है, बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहले तो थ्योरी क्या कहती है? इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि आप जिन ब्रांचेस को मेन या पेरेंट चेन के अलावा जिस ब्रांच या जिस सब्स्टिट्यूएंट की हम बात करते हैं मेन पेरेंट चेन के अलावा, अब हमें उन पर ध्यान देना शुरू करना है। और जैसे ही हम उनको ध्यान देना शुरू करेंगे, दैट मीन्स हम बात करना शुरू कर देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की, है ना। चलो अब थोड़ा सा डिटेल करने वाले हैं, क्योंकि आपने ये चीज पहले नहीं सुनी, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी आप किसी नॉर्मल पेरेंट चेन को या कार्बन चेन को देखते हो तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा कार्बन अलग से लटका हुआ होता है, अटैच होता है, उसको आप ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब दोस्त ये तो हमने डिसाइड कर लिया था कि पेरेंट चेन जो है वो किसके बेसिस पर नामकरण होगा? एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन। पर यार इनको भी तो नामकरण की जरूरत है ना। आपके पेड़ पे फल हैं, उनकी भी इज्जत है, जो ब्रांचेस हैं उनकी भी इज्जत है, सिर्फ पेड़ की अकेली थोड़ी इज्जत सबसे होती नहीं। तो ऐसे ही यहाँ जो कार्बन चेन के साइड में जो लोग अटके हुए हैं, ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट, इनका भी नामकरण जरूरी है। जब इनका हम नामकरण करेंगे तभी हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। चलो तो दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं मतलब मुद्दा ये है कि जब आप इसका नामकरण करने जाओगे दोस्त, तो आपको लगेगी किसकी जरूरत? सेकेंडरी प्रीफिक्स की। अब ध्यान से आपको जो चीज समझनी वो सुनो। जब भी आप सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करोगे, उसके पहले मैं बता दूं, जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री में, जब भी आप किसी ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हो तो आर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, क्योंकि वही बात है, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, हर बार मैं सारे स्ट्रक्चर तो बनाऊंगा नहीं। इसका मतलब यदि कहीं आर लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि वहां एक कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन नहीं, कार्बन की ब्रांच है,
या सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक ओपन स्ट्रक्चर है जिसमें आप आर देख सकते हैं, इसका मतलब यहां कोई ब्रांच जुड़ी हुई है। इस क्लोज स्ट्रक्चर में यहां एक ब्रांच जुड़ी हुई है, आप समझ गए, करेक्ट। दूसरी चीज, ये जो ब्रांच, जब भी आप किसी भी ब्रांच की बात करते हो तो इस ब्रांच का एक स्पेसिफिक नाम आपको याद रखना है, एल्किल, नॉट किल, एल्किल या एल्काइल, नहीं तो एल्किल पढ़ने लोगे, एल्काइल पढ़ लो, चलो। जब भी आप ब्रांच की बात करते हो तो पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ब्रांच में हेलो ग्रुप का मतलब हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी जुड़ सकते हैं। यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ेंगे तो उस हिसाब से नाम आएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। लेकिन नॉर्मली हमें जो पढ़ने होते हैं या जो हम मैक्सिमम देखते हैं वो देखते हैं हम कार्बन के ही ब्रांच। यदि आप कार्बन की ही ब्रांच देखते हो या हाइड्रोजन कार्बन की ब्रांच देखते हो तो ऐसे लोगों को हम एल्काइल नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्त? एल्काइल। ये चीज आपने याद रखनी। अब क्या होता है एल्काइल, कैसे डिसाइड करते हैं एल्काइल का फॉर्मूला, और कैसे आप एल्काइल को समझ सकते हैं, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। दोस्त क्या हुआ कि मान लो मैंने आपके सामने ये एक कार्बन की चेन रख दी। अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस कार्बन की चेन में, थोड़ा छोटा कर लेते हैं आसानी होगी, ये है मान लो कितने कार्बन हमारे, 2 कार्बन है, ठीक है, या चलो 3 कर लेते हैं चेन बनाने के लिए। यदि मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को डेवलप करता हूं तो आपको ये चीज पता है कि सर इस पूरे कार्बन में 3 है कार्बन, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, करेक्ट है ना। यानी कि ये हो गया आपका C3H8। इसको हम क्या बोलते थे, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है, इसका मतलब प्रोप वर्ड आएगा, अभी अभी रूट वर्ड सीखा, और क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए आप प्रोपेन बोल देते। लेकिन हमें ये नहीं जानना, हमें तो जानना है ब्रांच के बारे में। अब हुआ यूं कि अचानक से मुझे किसी ने बोला कि दोस्त एक काम करो, तुम क्या करो, एक छोटा सा काम कर दो। वो छोटा सा काम क्या करना है, आपको इस पूरे ग्रुप को कहीं जोड़ना है। मैंने क्या बोला, इस पूरे ग्रुप को कहीं जोड़ना है, यानी कि ये जो पूरा ग्रुप है इसे किसी की क्या बना देनी है, ब्रांच। इसको उठा के किसी के साथ जोड़ दो, इसको उठा के किसी के साथ जोड़ दो। अब यार यदि ये जुड़ना चाहता है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं प्लीज ध्यान सुनिएगा, ऑल्दो मैं आपको एंड में याद तो करा ही दूंगा। अभी यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, C3H8, जैसे तुमने बोल दिया क्या यार, ये तो क्या है C3H8, इसको तुमने क्या बोला था, प्रोपेन। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अब उसको उठाओ और इसको बना दो क्या, सब्स्टिट्यूएंट, या इसको ब्रांच बना दो, इसका मतलब इसको कहीं जाके जोड़ दो। अब दोस्त यदि ये लोग जुड़ना चाहते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ये लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं। अब यदि इसको कहीं जाके जुड़ना है तो क्या करना होगा, इसको अपने एक हाइड्रोजन का करना होगा दान, तभी तो जगह खाली होगी ना, तभी तो ये जाके किसी के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब जब ये अपने हाइड्रोजन को हटाएगा तभी ये किसी के साथ जुड़ पाएगा, तभी ये क्या बन पाएगा, किसी की ब्रांच बन पाएगा। और जैसे ही मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एल्किल ग्रुप का या एल्काइल ग्रुप का। एल्किल की जगह एल्काइल ही बोल दीजिए। इसका मतलब आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जब तक ये हाइड्रोजन था तब तक ये फॉर्मूला किसका चल रहा था, एल्केन का चल रहा था, जो कि क्या होता है CnH2n+2, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यदि आपको इसको किसी के साथ जोड़ना है तो दोस्त क्या करो, ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तब तो जाके ये किसी के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब क्या करो, इस एल्केन के फॉर्मूले में से दोस्त क्या निकाल दो, एक हाइड्रोजन कम कर दो, जहां तुमने +2 लिखा है वहां +1 कर दो, तो यही फॉर्मूला किसका बन जाएगा, इसी फॉर्मूले को हम बोल देते हैं किसका फॉर्मूला दोस्त, एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला बन जाता है। दैट्स इट। अब फॉर एग्जांपल यदि मैं इसका नामकरण करना चाहूं कि ये जो ग्रुप है, यदि ये ग्रुप हमारे लिए एल्काइल ग्रुप है तो क्या हमारे फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, यस। ध्यान से देखिए, यदि मैं इसमें कार्बन की संख्या 3 रख दूं दोस्त, तो कार्बन की संख्या जैसे ही मैंने 3 रखी तो 3 3 दूनी 6 और 1 7, देखो सेम फॉर्मूला बन गया ना। इसका मतलब मैं इसको एक एल्काइल ग्रुप बोल सकता हूं। अच्छा, एल्काइल में भी स्पेसिफिक नाम कैसे डिसाइड करेंगे, तो कार्बन यदि 3 होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रोप। और ये कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट, जैसे ये एल्केन है वैसे ही ये लोग एल्काइल है, तो यदि तुम एल्केन में प्रोपेन बोलते हो तो यहां जब कार्बन 3 होगा तो दोस्त इसी का तुम क्या नाम रख सकते हो, प्रोपाइल, मिथाइल। मान लीजिए मैंने कहीं CH4 लिखा है तो ये हो गया मीथेन, लेकिन यदि मैंने एक इसका क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, यानी कि अब इसको क्या बना दिया, एक ब्रांच की तरह बना दिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मिथाइल। मान लीजिए आपने लिखा हुआ है C2H6, तो ये क्या है, इथेन।
लेकिन मैंने बोला एक काम करो, इसका कार्बन, इसका हाइड्रोजन निकालो, इसको एक ब्रांच की तरह बना दो, तो ये बन गया इथाइल, क्योंकि कार्बन की संख्या 2। इस तरीके से हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स काम करता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि भैया ये एल्काइल ग्रुप या जो आर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आफ्टर सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स की। अब ये क्या होता है? ये तो बड़ा सिंपल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्त। जब भी आप रूट वर्ड के आगे जाओगे, जब नामकरण किया जाता है, तो ये चीज तो आप समझ चुके थे ना कि रूट वर्ड के जस्ट बाद हमें क्या लिखना होता है? प्राइमरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये बेसिकली हमें बताता है कि तुम्हारी जो चेन चल रही है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। यदि सैचुरेटेड है इसका मतलब तुम्हारे इस पूरे चेन में क्या चल रहा है? कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग चल रही है। इसी वजह से आप कौन सा नाम यूज करते हो प्राइमरी सफिक्स के लिए? एन, जो कि आपके लिए सिंगल बॉन्ड या कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स को दिखाता है। अच्छा, कभी कभी आपकी कार्बन चेन ऐसी चल रही होगी जिसमें दोस्त हो सकता है कार्बन का डबल बॉन्ड दिख जाए, या हो सकता है कार्बन का कौन सा बॉन्ड दिख जाए? आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोल देते हो? ऐसी सिचुएशन में आप बोल देते हो कि ये जो कार्बन की चेन चल रही है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और अनसैचुरेटेड अवस्था में आपको जो सफिक्स यूज करना है वो कौन सा करेंगे दोस्तों? यदि डबल बॉन्ड है तो आप यहां एन करते थे, अब करोगे क्या? इन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम कौन सा करते हैं? हम करते हैं आइन। एन सैचुरेटेड या सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, इन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड को रिप्रेजेंट करता है, आइन ये जाइन लग रहा होगा, वायनी है। ट्रिपल बॉन्ड ये भी अनसैचुरेटेड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इतनी सी बात है जिसको हम यूज भी करते हैं ना। आपने नोटिस ठीक है, नोटिस किया होगा जब हम C2H क्या लिखते थे इसको अपन? 6 है ना, C2H6। तो क्या करते हो आप? ये लो, ये तुमने बना दिया। अब ये चीज तो तुम जानते ही हो कि भैया C2 का मतलब क्या है? C2 का मतलब है सर ईथ वर्ड, और इसके पीछे क्या लगा दो? एन। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो बन गया इथेन। इस तरीके से काम करती है चीजें। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं बार बार आपको? कुछ चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि दोस्त जब मैं आपको रूल्स के साथ डिस्कस करूंगा हमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, बोर्ड का एग्जाम है दोस्तों, हल्के में नहीं लेना होता। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स की, जो कि होती है बेहद इंपॉर्टेंट चीज। ये जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये मेनली क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड का नामकरण करने जाओगे तो ये शुरुआत होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स से और खत्म होता है सेकेंडरी सफिक्स से। सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स। अब जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं ये मेनली जो होते हैं ये बताते हैं किसको? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में पिछले कुछ वीडियो के पार्ट्स में बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूं दोस्त। क्या होता है, जैसे मैं हूं, मान लीजिए अचानक से मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, चलिए सलमान खान को लेके आते हैं, है ना, आई लाइक दैट गाय। सलमान हो, शाहरुख हो, शाहरुख बड़े मेहनती इंसान आने जाते हैं भी दोस्त, ठीक है, हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं ये फिल्म स्टार। हम कहने के लिए उनकी लाइफ को देखते हैं, बट डूड उनकी जो मेहनत है वो हमसे कहीं ज़्यादा होती है ना, जबकि शेड्यूल भी उनके थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। मान लीजिए अचानक से शाहरुख या सलमान जैसा कोई फैमिली मेम्बर तो नहीं बोल सकता, कोई मेम्बर जो है वो हमारे घर पे आ जाता है। तो अचानक से जैसे ही वो आएंगे तो उनकी इंपॉर्टेंस से क्या होगा? हमारी लाइफ में चेंज हो जाएगा, हालात जज्बात अच्छे वाले पलटेंगे, लोग हमें इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, हमारे बिहेवियर में, मतलब वैसे बिहेवियर में चेंज नहीं पर इंपॉर्टेंस तो मिलेगी ना। तो कार्बन के जो चेन्स कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ भी क्या होता है कि क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स होते हैं जिसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे ही वो कार्बन चेन के साथ अटैच होते हैं तो कार्बन चेन की प्रॉपर्टी में ना चेंजेस आने लगते हैं, नए नए डेवलपमेंट होते हैं फिजिकली और केमिकली, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बोल दूं कि भैया ये कौन है, तो आप बोल देंगे कि सर ये तो मीथेन है। क्यों? क्योंकि कार्बन का एक नाम है, एक एटम है, इसका मतलब मीथ, और सिंगल बॉन्ड है मतलब मीथेन। मैंने क्या बोला, एक काम करो, इसको बनाओ तुम क्या 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बना दो, और इसके साथ जोड़ दो क्या OH। अब ये जो OH होता है ये दरअसल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे हम एल्कोहल बोल लेते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेनॉल, और इसमें आ जाएंगी एल्कोहल वाली प्रॉपर्टीज। अभी आपको उन प्रॉपर्टीज को नहीं जानना है क्योंकि अभी हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। अभी आपको ये समझना है कि अचानक से किसी एक पर्टिकुलर केमिकल आइटम के आने पर या केमिकल कंपाउंड के आने पर मेरे अंदर इतना या इस चेन के अंदर चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्त वो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो
ऑलवेज रिमेंबर दीज फंक्शनल ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स, या इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को यूज करने के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। जब भी आप किसी नाम को कंप्लीट करोगे तो एंड में आपके सामने ये लोग जरूर आते हैं। अब इसकी कुछ लिस्टिंग आपके सामने मैंने शेयर की है, इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी स्ट्रक्चर में OH ग्रुप को लेकर आता हूं, मान लीजिए किसी कार्बन चेन में मैं OH ग्रुप को लेकर आता हूं, एग्जाम्पल तो दिया हुआ है। R का मतलब समझ गए ना आप, R का मतलब क्या है, कार्बन की एक चेन या ब्रांच चल रही है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इस कार्बन की चेन में OH ग्रुप डाल दिया। अब जैसे ही तुमने OH डाला तो ये जो OH होता है ये एल्कोहल की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये फंक्शनल ग्रुप आपके ब्रांच में आके जुड़ेगा या आपके केमिकल कंपाउंड में अटैच होगा दोस्त, तो आपको इस एल्कोहल से OL नाम उठा लेना है और पीछे जोड़ देना OL। जैसे कि एग्जांपल देखो दोस्त, आपके सामने C2H6 लेता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, इथेन बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, इसके साथ अटैच कर दिया एक हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप। तो अब पहले क्या बोल रहा था मैं, इथेन, और मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया, एल्कोहल। और लेकिन हम पूरा नाम नहीं लेते, हम केवल लेते हैं ऑल। ठीक है, तो अब इथेन प्लस ऑल मिलकर हो गया इथेनॉल, इथेन प्लस ऑल मिलकर क्या हो गया, इथेनॉल। ये जो ई है ना, ये हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश यदि आती हो, पता हो, समझ में आती हो, तो ई अपने आप में क्या है, वॉल, ओ भी क्या है, वॉल। इस चक्कर में वो आगे वाले को शिफ्ट मार जाता है। एनीवेज, हमें उस पर डिटेलिंग नहीं करनी, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि उसका सेंस क्या है। सिमिलरली आप देखो यहां ध्यान से, मैंने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये रिप्रेजेंट करता है दोस्त CHO को। जब भी आप एल्डिहाइड ग्रुप को कहीं जोड़ते हो, अटैच करते हो, तो आपको AL वर्ड को यूज कर लेना है पीछे। उदाहरण के लिए मीथेनल है ना। सिमिलरली मैंने क्या किया, ये CH4 मीथेन था, लेकिन जैसे ही मैंने CH3 करने के बाद इसमें क्या ऐड कर दिया, CHO ऐड कर दिया, तो ये जो है आप बोल सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया है। और मीथेन प्लस अल, मीथेनल। यहां से भी मैं किसको हटा दूंगा, ई। मीथेन को जब हम लिखते हैं ना तो मीथेन, ई आता है इसमें भी, इसमें से भी ई हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि आगे देखो इंग्लिश में यहाँ ए आ रहा है और उसमें क्या आता है, मीथेन में। मैं लिख ही देता हूँ ना, नहीं तो आप सोचो क्या सब शॉर्ट में चल रहा है सर। ये अरे रुक जाओ दादा, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, दिख ही नहीं रहा नहीं तो। ये मीथेन और पीछे मैंने लगा दिया अल। अब ये ई हट जाता है, फाइनल जो नाम आएगा वो आएगा मीथेनल, जो कि आपके सामने यहाँ। ओके, चलो। सिमिलरली होता है कीटोन्स। कीटोन जो होता है ये होता है जो कीटोन होता है, कीटोन ये होता है कौन सा ग्रुप, ये होता है CO ग्रुप। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता देता हूं, जब हमारे पास कोई एंड में जोड़ता है, जैसे कि आप इस चेन में देखो, कार्बन चेन है और फिर लास्ट में क्या जोड़ गया, OH। क्या इसके आगे तुम कार्बन चेन को बना सकते हो, नहीं ना, इसलिए इसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। जबकि कीटोन को देखो आप, कीटोन बीच में, इस तरफ भी कार्बन चेन बन सकती है, इस तरफ भी कार्बन चेन बन सकती है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एल्डिहाइड को देखो, एंड में उन्होंने CHO एंड में जुड़ गया। अब क्या इस तरफ कोई कार्बन चेन डेवलप हो सकती है, नहीं ना, इस तरफ हो सकती है, इसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। जो एंड में जोड़ते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। क्लियर। सिमिलरली आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी यूज कर सकते हो एज अ फंक्शनल ग्रुप, COOH उसका फॉर्मूला होता है। आपको जो सफिक्स यूज करना है वो होता है ओइक एसिड, जैसे कि एथेनोइक एसिड। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एथेनोइक एसिड। एमाइंस भी हम यूज कर सकते हैं। एमाइंस फैमिली में आपको एमाइन ग्रुप का ही नाम लेना है। NH2 NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, आप लोग अभी से याद रख लीजिए। और जैसे ही मैं इसके एक हाइड्रोजन को कम कर देता हूं तो ये बन जाता है एमाइन ग्रुप, और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। एथिलामाइन एक एग्जाम्पल है। हर चीज को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज पता लग जाएगी कि भाई क्यों हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को यूज करते वक्त उनका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है दोस्त। सिमिलरली नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल आप वर्ड यूज कर सकते हैं, थायोल। इसके अलावा ईस्टर भी होते हैं। ईस्टर भी एक क्या होता है दोस्त, फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। पर मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा याद रखिए, क्योंकि हमारे जो 10th लेवल पे जो एग्जामिनेशंस होती है इसमें केवल ऊपर की 2-3 का ही इस्तेमाल होता है, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी। जितनी बातें मैंने आज आपको समझाई है उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा तो मैं आपके सामने रूल्स की बात करूंगा, और रूल्स को यूज करने के साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, है ना, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तब तक क्या करना है, आपने हंसना है, मुस्कुराना है और यूं ही पढ़ते रहना है दोस्तों। बाय बाय।